नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के लिए पूर्वांचल का रण सज चुका है। अब हर किसी को 7 मार्च का इंतजार है। 7 मार्च को जनता तय कर देगी कि उसे विकास के रथ पर चलने वाला पूर्वांचल चाहिए या फिर जातीय गणित में उलझा हुआ पूर्वांचल। 7वें चरण का प्रचार खत्म होने से पहले काशी में सियासी महाभारत के हर दिग्गज ने उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने जहां पूर्वांचल की जनता को विकास का मॉडल दिखाया, वहीं अखिलेश ने बेरोजगारों को रोजगार का लॉलीपॉप थमाया। ऐसे सवाल ये उठता है कि मोदी के विकास का रोड मैप क्या वोट दिला पाएगा? पूर्वांचल में अब की बार विकास ही क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? और जातीय समीकरण साध पाएंगे क्या अखिलेश? किसे मिलेगा मंदिर का आशीर्वाद? प्रचार का आखिरी प्रहार, यूपी में किसकी बनेगी सरकार? ये बड़े सवाल। इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही वाराणसी जो इस चरण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, वहां से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। खास पैनल जुड़ेगा जिनसे जवाब जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाईस का महासमर अब अपने अंतिम द्वार पर आकर खड़ा हो गया है। सियासत का यह आखिरी चक्रव्यूह पूर्वांचल में है, जहां का चुनाव हमेशा से ही जातीय समीकरणों में उलझा रहता है। जिन 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है, उनमें सबसे अहम है वाराणसी, जहां प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने डेरा डाल लिया था। रोड शो के साथ ही पीएम मोदी ने काशी की सड़कों पर उतरकर बीजेपी के पक्ष में जमकर माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं इसमें एसपी भी पीछे नहीं रही। प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले अखिलेश ने भी काशी में रोड शो किया। विरोधियों को बता दिया कि किसी के लिए भी जीत आसान नहीं होगी। प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने एक रैली की और उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही। और जो ये मुट्ठी भर अपराधी माफिया फिर बाहर निकलने के लिए सपने देख रहे हैं, मुंडी दिखाना शुरू किया है। कानून उनका हिसाब भी चुकता करे, ये काम भी तेज किया जाएगा भाई। आखिरी चरण में लड़ाई पूर्वांचल की है। ऐसे में बीजेपी के सामने 2017 वाला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने 2 दिनों तक काशी में रहकर पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की। 2017 में बीजेपी ने इन्हीं 54 सीटों पर विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। 2017 में बीजेपी ने किया था जबरदस्त प्रदर्शन। 54 में से 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अपना दल एस को 4 और एसबीएसपी को 3 सीटें मिली थी। मऊ की 5 सीटों में से 4 बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी को जीत मिली थी। जौनपुर में 4 सीटों पर बीजेपी, 1 पर अपना दल एस, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। गाजीपुर की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर एसपी ने जीत दर्ज की थी। वाराणसी की सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी। 6 सीटों पर बीजेपी, 1 पर अपना दल एस और 1 पर एसबीएसपी को जीत मिली थी। मिर्जापुर की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस को जीत मिली थी। इसी तरह से सोनभद्र में भी 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट अपना दल एस के खाते में गई। बीजेपी ने 2017 के चुनाव में जो लहर पैदा की थी, वो 2022 आते आते कमजोर पड़ती दिख रही है, क्योंकि 22 में सियासी हालात और समीकरण बदल चुके हैं। 2017 में जो एसबीएसपी बीजेपी के साथ थी, वो अब एसपी के साथ है। हालांकि 7वें चरण के मतदान से पहले जिस तरह से पीएम मोदी ने काशी से सियासी हवा को बदलने की कोशिश की, वो पूर्वांचल का जातीय समीकरण तोड़ने का मादा रखती है। टीम न्यूज स्टेट। आखिरी प्रहार से यूपी में किसकी बनेगी सरकार, इन्हीं पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। भुवन जोशी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। प्रशांत उमराव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ साथ हमारे 3 सहयोगी काशी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। राहुल राजपूत, साथ साथ धीरेन्द्र पुंडीर वरिष्ठ संवाददाता, और सुशांत मुखर्जी भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। प्रचार थम गया है, प्रचार का शोर थम चुका है। वाराणसी में प्रचार थमने के बाद माहौल क्या है, मुद्दे क्या दिख रहे हैं? माहौल तो एकदम शांत है। हालांकि हर गली नुक्कड़ पर चर्चा की इस बार जीत किसकी, क्योंकि 2014 में मोदी आते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तब जो जातिवादी राजनीति रही वो टूटती है। फिर 2017 का चुनाव होता है, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी को। हालांकि बीजेपी वालों को भी तब यकीन नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी तादाद में विधायक विधानसभा पहुंचेंगे, तो भी जातिवादी वाली राजनीति
टूट गई थी, आशय पर पहुंच गई थी। फिर 2019 का भी यही हाल रहा, लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ बदले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सपा ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग टिकट को लेकर अपनाई और दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ता जो नाराज दिखाई दिए बीजेपी की तरफ से, स्वामी प्रसाद का जाना या और भी सिटिंग विधायकों का जाना, तो ऐसे में कुछ स्थिति डामाडोल रही। हालांकि जिस तरीके से चरण आगे बढ़ते रहे, पूर्वांचल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसी पूर्वांचल के किले को कोई ना भेदे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर दिखाई दिए, रोड शो करते दिखाई दिए, मिर्जापुर गए, चंदौली गए, जौनपुर गए और एक ही संदेश दिया कि अगर आपको विकास चाहिए तो आप बीजेपी को वोट करें। बिल्कुल राहुल, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरेन्द्र सर भी लगातार बने। धीरेन्द्र सर, जो नई नई पार्टियां, चाहे वो वीआईपी की बात कर ली जाए, इसके साथ साथ निषाद पार्टी, अपना दल कमेरावादी, जेडीयू के भी कुछ प्रत्याशी चरण में हम देख पा रहे हैं, कास्ट इक्वेशन को कितना बना रहे हैं, कितना बिगाड़ पा रहे हैं ये दल? देखिए, जो पार्टियों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए अपना दल कमेरावादी है, तो आपने देखा वो सिराथू में अच्छे से लड़ रहे हैं, या अलग अलग जगह पर अगर उन्होंने अपने जातीय कॉम्बिनेशन को समाजवादी पार्टी के मूल वोटर के साथ जोड़ लिया तो वो कुछ बेहतर करते दिख रहे हैं। या बीजेपी ने जिस तरह से अपने इंद्रधनुष को तैयार किया था, उसमें वो तमाम लोग, चाहे वो अपना दल सोनेलाल हो, ये तमाम दल बेहतर कर रहे हैं उस समय जब ये किसी बड़ी पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। यानी वोट बैंक, अगर आप इनको अकेले लड़ने का इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो वो शायद ही किसी सीट पर अपनी जमानतें बचाने में कामयाब होते रहे हैं, या कुछ एक दो सीटों को आपको लगेगा वोट लेते हैं, लेकिन उनकी जो जीतने की क्षमता है या जिताने की ताकत है उसमें तब वृद्धि होती है जब वो किसी बड़ी पार्टी के साथ हो। वीआईपी जैसी पार्टी अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ जोड़ पा रही है। हाँ, हमको ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी ने चूंकि जिन फ्रैक्शंस के साथ किया है, उनको उससे पहले चुनाव में कोई बहुत सफलता या बहुत वोट नहीं मिला है, तो ऐसे में देखना होगा कि वो किस तरह जीतती है। लेकिन ये सही बात है, 7th फेज हो या 6th फेज हो, ये जातीय राजनीति के इर्द गिर्द ही मुना जाने वाला फेज माना जाता है। सुशांत, न सिर्फ बनारस बल्कि वाराणसी मंडल के और भी जो जिले हैं, चंदौली बीजेपी ने पिछली बार प्रदर्शन अच्छा किया था, जौनपुर में हालांकि टक्कर बीजेपी को तगड़ी मिली थी, इसके अलावा मऊ जो जिला है वहां पर भी बीजेपी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया गया था। पूरे मंडल को आप किस तरह से देख रहे हैं इस चरण के लिहाज से, कितना अहम हो जाता है? एक तरफ मनोज सिन्हा, हालांकि वो एलजी हैं, लेकिन उनकी साख दांव पर है, चंदौली से राजनाथ सिंह की साख दांव पर है, वहां से वो लगातार लंबे समय तक नेतृत्व करते रहे हैं, उस लिहाज से कितना बड़ा हो जाता है चरण? संक्षेप में देखिए, पूरा अगर मंडल की बात करें तो इस वक्त वाराणसी और आसपास के जो जिले हैं वहां पर बेहद खास चुनाव है, और किस तरीके से इस बार परिवर्तन होगा ये हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बीएचयू के पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कौशल जी, इस बार जो वाराणसी मंडल में पूर्वांचल की 54 सीट है, उस पर क्या देख रहे हैं? पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी होती है? मेरे अनुसार भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति 2017 में थी वही है, उससे न घटा है न बढ़ा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस बार चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा काम कर गया है। वह काम ये कर गया है कि कोरोना काल में, कोविड काल में जो 2 साल से गरीब लोगों को गांव गिराव, बिना जात के, बिना संप्रदाय सोचे, सबको समान रूप से अन्न का वितरण हुआ है, और वो वास्तव में मिला है। ये जो काम किया है योगी और मोदी जी की सरकार ने, इसने चुनाव में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। उसमें नमक का जो तड़का लगा दिया है वो अद्भुत हो गया। जो मतदाता है, आम मतदाता, वो गरीब मतदाता है, सबसे अधिक मतदान वही करने जाता है। बौद्धिक मतदाता तो घरों में बैठ के सोता है, पिकनिक मंगाता है। तो जो गरीब मतदाता, लोकतंत्र की रक्षा गरीबी मतदाता करता है। तो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले गरीब मतदाताओं का 80% लोगों को जब अनाज मिला है 2 साल से, भूख से मरने से बच गए हैं, उनके पॉकेट में कुछ न कुछ पैसा गया है, तो वो नमक हरामी क्यों करेंगे? सीधी सीधी बात है। और पूर्वांचल में इसका व्यक्तिगत बहुत अधिक असर पड़ा है, और जगह मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूर्वांचल का जो 56 सीट है, शायद 56 सीट पर जो
चुनाव 54 सीट पर जो हो रहा है उसमें जो स्थिति 2017 में थी लगभग वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी। महंगाई, बेरोजगारी आजमगढ़ जैसे जगहों पर या फिर गाजीपुर जैसे जगहों पर काम नहीं करेगा? कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? जो बेरोजगारी को तो एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है ना। अब बेरोजगारी चुनावी मुद्दा हर चुनाव में बनता है। ऐसा कोई कोविड काल के बाद भी। सुशांत, आपका रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी जी हमारे साथ हैं। भुवन जोशी जी, उम्मीद कितनी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि अखिलेश की साइकिल नुमाइश में नहीं आएंगे अखिलेश 22 में। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ चुनाव पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैंने जब पढ़ा था तो मैंने पढ़ा था कि जब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कल मैंने इसको उत्तर प्रदेश में साक्षात देखा, जब यूक्रेन में हमारे जो बच्चे हैं नौनियाल देश का बहुत से फंसे हुए थे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री। आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? मुजफ्फरनगर के लिए कहना चाह रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जो कल पूरे देश में डमरू बजाते हुए देखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को इस समय जो एक भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा करती है, झूठा दिखावा करती है। ये कहती है कि पहले हमारे लिए नेशन है, सेकंड नंबर पे हमारे लिए पार्टी है, तीसरे नंबर पे पर्सन। क्या ये केवल अपनी ब्रांडिंग करते हैं? व्यक्ति इनके यहाँ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे इनके पार्टी है क्योंकि ये चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में भी तीसरे नंबर पे इनके लिए नेशन आता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल उल्टी हो चुकी है जो इनका एजेंडा था उससे। और मैं कहना चाहता हूं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से जो उत्तर प्रदेश का नौजवान, युवा, किसान, बेरोजगार सब और मातृशक्ति ने मिलकर ठाना है कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप देखिएगा 10 मार्च को आपके चैनल पर मैं आऊंगा, आप देखेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक है, अगला सवाल प्रशांत जी आपसे है। प्रशांत जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं भुवन जोशी जी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये अपने बारे में कह रहे हैं या बीजेपी के बारे में? लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में है तो इससे दिक्कत क्या समाजवादी पार्टी को? क्या अखिलेश अगर जाते आजमगढ़ तो कोई सवाल न उठाता? क्या राहुल प्रियंका अगर आते हैं बनारस में तो सवाल क्या अगर कोई उठाए तो क्या ये जायज नहीं है? या फिर कहां जाए पीएम मोदी? है तो सांसद ना वाराणसी के। देखिए, ये पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा विहीन होकर कभी योगी जी के कपड़ों पर सवाल उठाते हैं, कभी उनको जंग लगे हुए कपड़े कहते हैं, पहनने वाला कहते हैं, कभी पीएम के दौरे पर सवाल उठाते हैं। भाई आप मुद्दों पे बात करिए। पीएम का संसदीय क्षेत्र, पीएम तो 14 में भी आए थे, 19 में भी आए, 17 में भी आए और 22 में भी आए और आने वाले चुनाव में 24 में भी आएंगे। उनका तो संसदीय क्षेत्र, उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वो जाएंगे। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ले देकर के कपड़ों पे आते हैं, कभी दौरों पे आते हैं। और जिस तरीके से काम हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव के किया है, आज कानून का राज है। ये पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, किसी व्यक्ति के गोली नहीं चली, कोई मर्डर नहीं हुआ। ये हमने कानून का राज देने का काम किया है। उसके पहले आप जितने चुनाव उठा के देख लीजिए, बिना हिंसा के कोई उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न नहीं होता था। ये जो स्थिति हमने पैदा की उत्तर प्रदेश में, सुरक्षा का भाव, सुशासन का भाव उत्पन्न किया है, उसके नाते भारतीय जनता पार्टी हमने उत्तर प्रदेश में प्रचंड विजय के साथ 300 सीटों के साथ सत्ता देने वाली है। धीरेन्द्र सर, आपका रुख करेंगे। दो चीजें होती हैं चुनाव के दौरान, विकास और जातिवादी राजनीति वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश होती है। जिस तरीके से पीएम वाराणसी में रहे, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला वोटर्स के बूथ? क्या मूड स्विंग हुआ है वोटर्स का? क्योंकि कुछ सीटों को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही थी कि यहाँ फला विधायक काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ फला विधायक काम नहीं कर रहे हैं, और इस बनारस की धरती से उन्होंने पूरे पूर्वांचल के साधने की कोशिश की। तो क्या बेहतर बीजेपी के लिए है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है कि आखिर जरूरत क्या वाराणसी में पीएम की? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं, यही विपक्षों के लिए परेशानी का सबब भी हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जब भी पूर्वांचल के चुनाव का वक्त आता है तो वो यहाँ काशी में रोड शो करते हैं या सभा करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ जो उन्होंने एक रिश्ता बनाया है उसको वो बार बार उनको याद दिलाते हैं। और लेकिन आज के जो, मैं कल भी इस बात को दोहरा रहा था कि
आज की रैली थी या कल का रोड शो था, वो जो यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए एक संजीवनी की तरह हो सकता था, क्योंकि जितना नाराजगी, जितना विरोध, अक्सर वैसे चुनाव में हम लोग देखते हैं राहुल की विधायकों के खिलाफ अक्सर इस तरह की बातें, नाराजगी होती है स्थानीय जनता की, लेकिन इस बार ये लेवल काफी हाई था। लेकिन कल आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मेरा एक काम करेंगे, सबको घर जाकर प्रणाम कहना, मोदी ने प्रणाम कहा है, ये बात कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने के लिए, और मुझे लगता है कि जो वो काम करना चाहते थे, जो उनकी पार्टी उनसे चाहती थी, वो काम आज वो कर चुके हैं और निकल गए। चलिए बिल्कुल सुशांत, आपसे समझना चाहेंगे कि मुद्दों का ट्रांजिशन एक हमने देखा, पहले तीसरे फेज तक बीजेपी राष्ट्रवाद मुद्दा बता रही थी, उसके बाद के फेजेस में आतंकवाद और उसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़कर बीजेपी हमलावर थी, लेकिन खास करके छठे और सातवें चरण में बीजेपी परिवारवाद को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज प्रधानमंत्री जब खजूरी में जनसभा कर रहे थे, वहां पर भी इस मुद्दे को लेकर उन्होंने निशाना साधा। कितना बड़ा मुद्दा है जमीन पर और आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या दिखती है? देखिए, परिवारवाद का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का इतिहास देखे, परिवार राजनीति में है और पूरे परिवार को कहीं ना कहीं से चुनाव लड़वाया गया, और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमपी भी बने, एमएलसी भी बने और एमएलए भी बने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवारवाद का मुद्दा इसलिए उठता रहा है। हालांकि ये मुद्दा कितना कारगर होगा, ये तो 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। पर इतना जरूर है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के वीडियो वायरल हुए और हाल में उनके सहयोगी दल से साथ जुड़े जो नेता हैं उनके वीडियो वायरल हुए, तो उससे ये साफ है कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी लगातार अगर सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम करने की योजना बना रही है, और इस बात को लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें देखा भी जा रहा है। तो जनता भी समझ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे के वीडियो के बाद आप लोग बैकफुट पर हैं, परिवारवाद का आरोप आप लोगों पर लगातार लगता रहा है, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी परिवारवादी है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं। हम यहाँ के युवाओं परिवार मानते हैं तो फिर कपड़ों में जंग कहां से दिख जाता है आपको? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए अखिलेश क्यों नहीं गए? मोहन जोशी जी बताइए ना, मोहन जोशी जी बताइए ना, मोहन जोशी जी बताइए ना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से क्यों कतरा रहे हैं अखिलेश यादव? वो दर्शन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले समाजवादी पार्टी को, केवल भारतीय जनता पार्टी को दर्द इसलिए है क्योंकि हमने। चलिए प्रशांत उमराव जी, समाजवादी पार्टी के लोग असली परिवारवादी हैं, परिवार है उनके पास। देखिए, ये अखिलेश जी ना तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने गए, ना काशी विश्वनाथ में गए। ये इनका दिखाता है किस तरीके से झूठा हिंदुत्व और आपराधिक चरित्र इससे जाहिर होता है। अब्बास अंसारी ने 7वीं पेज के पहले समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया कि किस तरीके से अगर उनकी सरकार आएगी तो किस तरीके का व्यवहार करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। हमारे 3 सहयोगी ग्राउंड से जुड़े रहे, लेकिन बड़ा मुद्दा परिवारवाद का बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। अब्बास अंसारी का जो वीडियो सामने आया, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और कह रही है कि यही असली समाजवाद है। अनुराग ठाकुर की तरफ से भी इसको लेकर मुद्दा बनाया गया। इन मुद्दों का असर 7वें चरण में कितना रहेगा ये देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।